हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास के सब्जेक्ट ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट है भूगोल एक विषय के को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे कि भूगोल एक विषय के रूप में कि भूगोल का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है कि भूगोल एक विषय के रूप में ये भूगोल बना है, इसको हम जियोग्राफी कहते हैं। ये ग्रीक भाषा के, इसका एक ग्रीक भाषा, यह ग्रीक भाषा के जियोग्राफी शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के जियोग्राफी, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। एक होता है जियो प्लस और सेकंड होता है ग्राफोस। ग्राफोस, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस मीन्स होता है वर्णन या डिस्क्रिप्शन, एक ही बात। तो हम क्या है, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है, दो शब्दों से बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफोस मीन्स पृथ्वी का वर्णन करना है, क्या है, जियोग्राफी। जिसका सर्वप्रथम जो उपयोग किया है वो एक भूगोलवेता हुए, वो ग्रीक विद्वान या भूगोलवेता इरेटोस्थनीज। क्या है, इरेटोस्थनीज एक भूगोलवेता हुए जिन्होंने क्या किया है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। अब हम उसके बाद आती है कि जो जियोग्राफी है वो एक वैज्ञानिक विषय के रूप में कैसे इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम अध्ययन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान आधारित विषय अर्थ साइंस। अर्थ साइंस ये भी क्या है, विज्ञान आधारित विषय। जैसे विज्ञान के अंदर क्या होता है, विज्ञान के अंदर होता है क्या, कहां और क्यों। क्या, कहां और क्यों, ये बातें विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। इन्हीं बातों को क्या करते हैं, हम ज्योग्राफी के अंदर देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर क्या होगा, क्या क्या के बारे में हम देखेंगे कि पहचान, क्या वस्तु, क्या खनिज है, क्या रिसोर्स है, उसकी पहचान। कहां कहां के अंदर क्या देखा जाता है, इसका डिस्क, इसका वितरण देखा जाता है। वितरण, किस क्षेत्र के अंदर किस रिसोर्स का कितना वितरण है। और इसके बाद एक क्यों, कि उसको बनने में कितना समय लगा, उसको बनने में यानी निर्माण से संबंधित आप इसके बारे में देखते हैं। अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई क्या है, कोई रिसोर्स, उस रिसोर्स की हम पहचान करेंगे, उसका वितरण देखेंगे और उसका जो निर्माण हुआ इतिहास के अंदर कैसे उसका निर्माण हुआ, उसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। अब दो बातें देखने की इसमें वो है कि भौतिक भूगोल के अंदर अब हम देखते हैं मुख्य रूप से कि जो भौतिक भूगोल और जो प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक भूगोल और जो प्राकृतिक विज्ञान है उसके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि फिजिकल जियोग्राफी क्या है और प्राकृतिक विज्ञान, इनके बीच में क्या है, प्रत्यक्ष संबंध है दोनों के बीच। कई बार क्या पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, या दोनों के अंदर आप कुछ सिमिलरिटीज, समानताएं हैं, उनको कैसे बता सकते हैं। तो प्रत्यक्ष संबंध है दोनों का, क्योंकि भौतिक भूगोल के अंदर भी क्या करते हैं हम, भौतिक भूगोल के अंदर भी प्राकृतिक जो एलिमेंट है उनका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और जो
प्राकृतिक नेचुरल साइंस होता है, उसके अंदर भी प्राकृतिक एलिमेंट का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो क्या है, प्रत्यक्ष संबंध है और सभी शाखाएं जो प्राकृतिक भूगोल के अंदर क्या की जाती है, शामिल की जाती है। और उसके बाद है जैसे प्राकृतिक भूगोल के अंदर हम भू आकृति विज्ञान देखते हैं, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम अर्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी कि जियोमॉर्फोलॉजी में हमारी जो क्रस्ट पार्ट है वो कैसे पूरे धरातल का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जो क्रस्टीय पार्ट है उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है क्लाइमेट जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंदर हम जलवायु की वायु राशि, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, इन सभी चीजों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और समुद्री विज्ञान है ओशनियोग्राफी। समुद्री विज्ञान के अंदर क्या किया जाता है, समुद्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके अंदर जो जीव पाए जाते हैं या फिर टाइड्स होता है, उसके सभी बातें इसके अंदर अध्ययन की जाती है। सुनामी है, ठीक है, वो सारी बातें समुद्री विज्ञान के अंदर अध्ययन की जाती है। उसके बाद है कि एक जो भूगोलवेता होता है, अब बात आती है कि एक भूगोलवेता का गणित का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कोई भी भूगोलवेता है वो गणित विषय के अंदर निपुण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्षांश और जो देशांतर है, अक्षांश और देशांतर आपने आपके पीछे क्लासों में पढ़ा होगा कि अक्षांश और देशांतर, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इनके बारे में अध्ययन करने के लिए, ये जानने के लिए हमें गणित का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि भूगोल के उपागम क्या है। जैसे उपागम होता है कि हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं, हमारे पास अध्ययन करने के कौन से सोर्स ऐसे हैं जिनके द्वारा हम जो उपागम है उनके बारे में देखने का प्रयास करते हैं कि भूगोल का अध्ययन कैसे करते हैं। पूछा जा सकता है कि भूगोल के उपागम के बारे में आप क्या जानते हैं। तो भूगोल के उपागम, दो उपागम है हमारे पास। भूगोल के उपागम एक होता है क्रमबद्ध भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, और सेकंड होता है क्रमबद्ध भूगोल के बाद प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। अब क्रमबद्ध भूगोल के अंदर क्या है, ये एक जो टर्म है, ये भूगोल के एक बहुत ही जर्मन के भूगोलवेता होते हैं, एक जर्मन भूगोलवेता हुए हैं, और जर्मन भूगोलवेता हम्बोल्ट द्वारा, हम्बोल्ट नाम याद रखना है हमें कि किसके द्वारा क्रमबद्ध जो भूगोल है उसके बारे में बताया गया। तो जो जर्मन भूगोलवेता हुए हैं हम्बोल्ट, उन्होंने क्या बताया, क्रमबद्ध भूगोल की जो टर्म है उसके बारे में बताया। और ये क्या है कि कोई भी भौगोलिक तत्व, कोई भी जो भौगोलिक तत्व है, कोई भी भौगोलिक तत्व, भौगोलिक तत्व के अंदर किसको शामिल करेंगे, तापमान, वर्षा, वहां की जलवायु, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एक भौगोलिक तत्व को लेकर किसी क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, उसको क्रमबद्ध बोलते हैं। हम इनमें से किसी एक तत्व को लेंगे, हमने तापमान देख लिया, तो हम तापमान के बारे में क्या करते हैं, उस क्षेत्र का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अगर हम देखते हैं कि वर्षा है तो वर्षा को लेकर क्या करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो प्रादेशिक भूगोल होता है, यह जो भूगोलवेता है, एक भूगोलवेता हुए हैं जर्मन भूगोलवेता, जर्मन भूगोलवेता हुए हैं रीटर, जर्मन भूगोलवेता रीटर ने प्रादेशिक भूगोल के बारे में बताने का प्रयास किया। इसमें क्या करते हैं कि सभी भौगोलिक तत्वों को हम शामिल करते हैं और सभी भौगोलिक तत्वों को लेकर किसी क्षेत्र का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ये होता है प्रादेशिक भूगोल। जैसे
मैं आपको बताता हूं कि हम पूरे भारत के अंदर अगर हम पूरे भारत का अध्ययन करते हैं तो उसमें सभी भौगोलिक तत्व लेंगे। उसके बाद अगर हम किसी एक पार्टिकुलर रीजन का अध्ययन करना चाहते हैं और उसके अंदर देखना चाहते हैं कि तापमान कितना है, तो उस तापमान को लेकर हम क्या करेंगे, अध्ययन क्षेत्र का करेंगे और क्रमबद्ध भूगोल के अंदर उसको शामिल किया जाएगा। यह एकाकी रूप प्रस्तुत करता है, यानी एक ही तत्वों के बारे में बताने का हमें प्रयास किया जाता है। और यह विधि होती है वो भौगोलिक इकाइयों पर क्या करती है, निर्भर होती है। भौगोलिक इकाइयों के ऊपर क्या होती है, यह इकाई निर्भर पाई जाती है। और यह जो क्रमबद्ध भूगोल होता है, मैंने पहले बताना चाहिए क्योंकि ये भौगोलिक क्या होती है लेकिन ये राजनीतिक होती है। दोनों के अंदर अगर डिफरेंट आ जाता है तो आपने बताना है कि जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट है, कोई भी भौगोलिक तत्व हो सकता है, कोई राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। इसके अंदर जर्मन भूगोलवेत्ता न्यूटन ने बताने का प्रयास किया है सभी भौगोलिक तत्व किए जाते हैं, एकाकी स्वरूप होता है। ये सारी बातें क्या कहलाती हैं और ये सभी बातें इसके अंदर शामिल की जाती है। इसके बाद एक छोटी टर्म कई बार 1 या 2 नंबर में आ जाती है कि आप प्रादेशिकरण किसे कहते हैं, कि प्रादेशिकरण किसे कहा जाता है या प्रादेशिकरण क्या होता है, इसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। प्रादेशिकरण एक टर्म है। प्रादेशिकरण क्या होता है कि प्रादेशिकरण होता है कोई भी प्रदेशों का सीमांकन करना प्रादेशिकरण कहलाता है। यह होता है कि कोई भी प्रदेश है उसके प्रदेशों की हम सीमाओं की क्या करते हैं, प्रादेशिक, उनकी सीमाओं का सीमांकन करते हैं, उसे हम प्रादेशिकरण करते हैं। इसके बाद बहुत समय पूछा गया है कि भौतिक भूगोल की शाखाएं कौन सी हैं। आप देखते हैं कि भौतिक भूगोल की कितनी शाखाएं हैं और कौन सी हैं। अब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या शामिल किया जाता है, जैसे हमने पहले बता चुके हैं, भू आकृति विज्ञान है, भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, समुद्री विज्ञान, ये सारी किसके अंदर शामिल की जाती हैं, भौतिक भूगोल के अंदर शामिल की जाती है। ये सभी भौतिक भूगोल के अंदर शामिल की जाती है। इसके बाद आता है कि भौतिक भूगोल के साथ साथ मानव भूगोल की कौन सी शाखाएं हैं। अब मानव भूगोल क्या है, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि मानव भूगोल क्या है। कि कोई भी जो प्राकृतिक एलिमेंट है और जो मानव की क्रियाकलाप, उन दोनों को जोड़ के क्या किया जाता है, मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अंदर हम शामिल करते हैं सबसे पहले जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल, जिसमें हम मानव को केंद्रित करके अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद है आर्थिक भूगोल, है आर्थिक भूगोल, एक है राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल। ये सभी बातें जो मानव भूगोल है उसके अंदर इन बातों का अध्ययन किया। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों के लेसन समझ आ गए होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई क्यूरी किसी स्टूडेंट को बचती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आगे वाले लेसन के अंदर हम देखेंगे कि जो ज्योग्राफी है वो कैसे एक वाइड सब्जेक्ट के अंदर आगे आगे चेंज होती चली जाती है।